आप सबसे पहले लॉन्ग आंसर करेंगे आईपीआर का, ठीक है। इसमें सबसे पहला सवाल है आपका, डिस्कस द ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कब कब आपको जो है कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया जाता, ठीक है। कब कब आपका जो ट्रेडमार्क है रजिस्टर नहीं किया जा सकता। सबसे पहला, ट्रेडमार्क विल रिसीव द पब्लिक और कॉज कंफ्यूजन। कोई भी ऐसा ट्रेडमार्क जो अन्य पार्टी ने ले रखा है, ठीक है, उससे थोड़ा सिमिलर हो, जिससे लोगों को समझने में या कंफ्यूजन क्रिएट होगा उससे, ठीक है, तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, ट्रेडमार्क लाइकली टू हर्ट रिलीजियस फीलिंग। अगर धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है ऐसा कोई ट्रेडमार्क आप लेने गए हो तो उसका ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा है ऑब्सीन और स्कैंडलस ट्रेडमार्क। कोई भी ऐसा मार्क है जिसका आपको ट्रेडमार्क लेना है वो ऑब्सीन है, ठीक है, या स्कैंडलस है नेचर में, तो ऐसे का भी आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम एक्ट। एम्बलम एक्ट जो है हमारा, उसके अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप जो है कोर्ट में आओगे, ये अथॉरिटी के पास आओगे, तो उसका भी जो है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेप ऑफ गुड्स प्योरली फंक्शनल और विच रिजल्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ गुड्स देमसेल्फ, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में कल बताया था, कोई जूस का कंपनी है, ठीक है, और वो उसी नेचर का नाम भी रख रहा है। एग्जांपल फॉर जूस कैसा अच्छा लगता है लोगों को, फ्रेश, ठीक है, तो आप फ्रेश जूस नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे कोई शेप है उसको भी आप जो है रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे हमने कल डिस्कस किया था रेक्टेंगल है कोई, जैसे मैंने डिस्कस किया था हेक्सागोन है, ठीक है, ट्रायंगल है, तो इस सब को आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, ठीक है। ये सब शेप जो है वो प्योरली फंक्शनल है, उसका आप नहीं ले सकते, और नेचर ऑफ गुड्स का भी आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल फॉर कोई बेकरी वाला है, ठीक है, तो उसको वो जो ब्रेड बनाता है तो वो नहीं, वो ट्रेडमार्क ऐसा नहीं लिख सकता, क्या बोलते हैं उसको, कल क्या बताया था एग्जाम्पल, केक, ये ब्रेड जो होता है वो कैसा अच्छा लगता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। तो आप जो है कोई भी ब्रांड है आपका, तो उसका ट्रेडमार्क आप बेस्ट क्वालिटी नहीं रख सकते। भले आपका जो गुड्स है वो बेस्ट क्वालिटी से बना है, लेकिन उसका ट्रेडमार्क आप बेस्ट क्वालिटी करके नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मार्क्स है जो रजिस्ट्रेबल नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं मेन कंटेंट पे। सवाल था कि रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क का ग्राउंड क्या क्या है। तो यहाँ पे ग्राउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्राउंड, ठीक है, दूसरा होता है रिलेटिव ग्राउंड। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट ग्राउंड। एब्सोल्यूट ग्राउंड में 3 सर्कमस्टांसेज हैं जहां पे आपको रिफ्यूज किया जा सकता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला है ए ट्रेडमार्क विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विस ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, ठीक है। दूसरा है अ ट्रेडमार्क विच इंडिकेट्स क्वालिटी और अदर डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर ऑफ गुड्स और सर्विस। तीसरा है अ ट्रेडमार्क विच हैज बिकम कस्टमरी इन्वेंशन, करंट लैंग्वेज और इन्वेंशन द बोनाफाइड और एस्टैब्लिश प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड। दिस में रिलेट टू जेनेरिक नेम्स और मार्क्स कॉमन टू द ट्रेड। तो जेनेरिक नेम्स का मतलब होता है कि मैं कोई कार बनाता हूं, मेरा कार का कंपनी है, ठीक है, तो मेरा जो वर्किंग नेचर है क्या है, वो कार है। अब मैं इसी जेनर का नाम नहीं रख सकता ट्रेडमार्क में, जैसे कार को मैं ट्रेडमार्क नहीं करा सकता। मैं एप्पल बेचता हूं, सेब की कंपनी है, तो मैं उसी जेनर का नाम नहीं रख सकता, एप्पल नहीं रख सकता अपने ट्रेडमार्क का नाम, ठीक है। तो ये सब जो है एब्सोल्यूट ग्राउंड में आता है।
दूसरा है रिलेटिव ग्राउंड। रिलेटिव ग्राउंड है, इसमें क्या आता है, ए मार्क विच इज आइडेंटिकल और सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड द रिस्पेक्टिव गुड्स और सर्विस आर आइडेंटिकल और सर्विस। रिलेटिव ग्राउंड का मतलब मैंने कल बताया था, कल या परसों जो भी जिस दिन भी लेक्चर था उस दिन कि जैसे स्टारबक्स और सरदार बक्स वाला, बराबर, वो पहले से स्टारबक्स को ट्रेडमार्क मिल चुका है, ठीक है। अब ये जो आपने सरदार बक्स का लिए खोला है या ट्रेडमार्क आपको चाहिए, वो आइडेंटिकल सिमिलर है, ठीक है, मतलब स्टारबक्स सरदार बक्स, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, लोगों को जो है कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये रिलेटिव ग्राउंड है। दूसरा है ए मार्क विच इज सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड द रिस्पेक्टिव गुड्स और सर्विसेज आर नॉट सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल और सिमिलर, ठीक है। तो इस केस में भी रिलेटिव ग्राउंड होता है और इस केस में भी जो है आपको ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्कस द ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। दूसरा लॉन्ग आंसर में सवाल है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब क्या इसका नेचर क्या है और स्कोप क्या है, ठीक है। तो नेचर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर जो भी बनाया जाता है वो इंटेंजिबल होता है। दूसरा है राइट टू सू, अगर कोई भी आपको इस आईपीआर के अंदर किसी भी चीज पे आपको जो है जैसे पेटेंट दिया गया हो या ट्रेडमार्क दिया गया हो, ठीक है, या आपको जो है कॉपीराइट मिला हो, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको उसका जो है राइट मिल गया है तो, ठीक है। इसके अंदर आपके कुछ राइट और ड्यूटी भी दिए गए हैं, राइट के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे और आपका ड्यूटी क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ना, उसमें एक सेकंड, हाँ मैं बताता हूँ किसमें है राइट के बारे में। देखिए सवाल है सबसे ऊपर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें राइट्स के बारे में बताया। देखिए राइट टू असाइन एंड लाइसेंस, राइट टू सरेंडर, राइट टू स्यू, ठीक है। इसके बाद आपका जो है राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट टू कॉपी, ठीक है। ये सब जो है राइट के मतलब आपको अगर किसी चीज का जैसे मुझे ट्रेडमार्क मिला तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो सब मेरे राइट हो गए, ठीक है। ड्यूटीज में सिर्फ ये याद रखना कि स्टेट्यूटरी फीस आपको भरना चाहिए, एप्लीकेशन में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उसको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। आपके जो भी ट्रेडमार्क है या पेटेंट है उसको क्लियरली डिस्क्लोज करना है कि आपको कैसे, आपने कैसे बनाया, इसके ऊपर कैसे काम किया, करेक्ट। तो ये सब राइट्स एंड ड्यूटीज है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग स्कोप पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज ब्रॉड, ठीक है। टू क्लासिफिकेशन मोड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड पेटेंट, इन्वेंशन, ये तो मैंने शुरू में भी बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है वो मेन दो तरीके का होता है, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है आपका लिटरेरी, ये क्या बोलते हैं आपका ये लिटरेरी प्रॉपर्टी, बराबर। तो लिटरेरी प्रॉपर्टी में आपका कॉपीराइट आ जाता है और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आता है, पेटेंट, इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, करेक्ट। तो ये सब आता है इसके अंदर। इसके बाद बोल रहा है एन इन्वेंशन इज इटसेल्फ अ न्यू क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है, और मैन्युफैक्चर having copyright does not give you the exclusive right to an idea, but it protects the expression of ideas that are different from a patent. Copyright cover many field, art, literature, scientific work and software. ये मैंने आपको ऊपर में भी बताया था पहले के लेक्चर में कि कॉपीराइट के अंदर कौन कौन से राइट्स होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना जो मैंने 8-9 राइट्स बताए थे, सवाल उससे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिर है इवन म्यूजिक एंड ऑडियो विजुअल वर्क्स आर कवर्ड बाय कॉपीराइट लॉज, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन एग्जिस्ट 60 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द क्रिएटर। तो एक लाइफ टाइम होता है प्लस 60 ईयर होता है, और अदर वर्क के लिए कितना होता है, 60 इयर्स होता है, ठीक है।
ये हो गया आपका नेचर एंड स्कोप्स। अगला सवाल है आपका एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द जीआई जनरल ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए इसमें क्या क्या है। द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द जनरल ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन शैल ओनली बी ग्रांटेड टू द ऑथराइज्ड यूजर ऑफ द जीआई। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। द लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड यूजर्स इज प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 ऑथराइज्ड यूजर ऑफ नागपुर ऑरेंज। ठीक है, thus the authentic Nagpur orange can be produced only by those user who are listed of the official website। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी टेरिटरी का, ठीक है, जोग्राफिकल मतलब आइडेंटिफिकेशन किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ से बेहतर कहीं नहीं बनता। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया था हापुस आम महाराष्ट्र का जो है वो पूरे भारत में आपको वैसा आम कहीं नहीं मिलेगा। उस आम का बहुत मतलब खासियत है। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। ठीक है, ऐसे ही नागपुर ऑरेंज जो है उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद आपको मुजफ्फरपुर का लीची है उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसके बाद कश्मीर का जो केसर है, केसर होता ना, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी उस टेरिटरी में सबसे बेहतर सामान होता है ज्योग्राफी के आधार पर उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट है आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या है, ये इन्फ्रिंजमेंट का मतलब कि भाई जिस पर्टिकुलर सामान को जीआई टैग मिला है अगर बिना परमिशन के वो उस जीआई टैग का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। ठीक है, जैसे नागपुर के ऑरेंज को अगर जीआई टैग मिला है, ठीक है, और वो बंगाल का कोई नाग ऑरेंज वाला है उसको जीआई टैग के नाम से बेच रहा है तो ये क्या होगा, ये इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीआई टैग सिर्फ नागपुर के ऑरेंज को मिला है। तो ऐसा। इसके बाद है आपका तो जीआई टैग, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से सवाल बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, एक आध सवाल आ जाएगा तो आ जाएगा, अगर आएगा भी ना तो आप लोगों को ऑप्शन में रहेगा 2 मार्क्स में कितना सवाल आएगा आपको, 9 सवाल बनाना, कितना है 6 सवाल, बराबर 12 मार्क्स के लिए। तो 6 सवाल आपने बना लिया तो भी 3 सवाल छोड़ सकते हो ना। इसके बाद आपको सवाल पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा 5 सवाल, 5 नहीं 4 सवाल। ठीक है, 4 में आपसे बोलेगा 2 बनाना, तो 2 तो आप वहां भी स्किप कर सकते हो ना, तो आपके 12 मार्क्स वहां मिल गए। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 12 मार्क्स के लिए लो ये सिचुएशनल, सिचुएशनल में 3 पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा सिर्फ 2 बनाओ, एक वहां पे भी आप छोड़ सकते हो तो भी आपका 12 मिल गया। ठीक है, इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर में 5 पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको बनाना सिर्फ 3 है, 2 वहां पे भी स्किप कर सकते हो। तो अगर जीआई टैग जी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से सवाल बनते नहीं है 99%। ठीक है, अगर एक आध आता भी है तो आप उसको स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हो तो। लेकिन मोर और लेस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब यही है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का या टेरिटरी का या वो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हर जगह का कुछ ना कुछ सामान जो है अपने आप में क्वालिटी और क्वांटिटी देता है। ठीक है, जैसे हापुस महाराष्ट्र का, नागपुर का ऑरेंज, ये आपका क्या बोलते हैं कश्मीर का केसर, कश्मीर का एप्पल, इस सबको जीआई टैग मिला है। आप बिहार का एप्पल खाओगे और वो बोल देगा कि ये जीआई टैग मिला है तो ये क्या है, ये इन्फ्रिंजमेंट है, क्योंकि एप्पल सिर्फ कश्मीर का जीआई टैग है। ठीक है, बिहार का जो मुजफ्फरपुर है वहां पे लीची बहुत फेमस है, उसको जीआई टैग मिला है, तो अब कश्मीर वाला लीची बेचेगा जीआई टैग के नाम से तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये क्या है, ये इन्फ्रिंजमेंट है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग मिलता है वो किसी टेरिटरी के कुछ ऐसे पर्टिकुलर गुड्स होते हैं जिसका अलग गुण होता है, खासियत होता है, जो अदर स्टेट में नहीं होगा वो। ठीक है, अदर टेरिटरी में, तो उसको जीआई टैग बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका विच आर द एक्ट विच डू नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कब कब कोई
कॉपीराइट के अंदर कब कब कोई एक्ट करोगे तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। तो मैंने बोला था फेयर यूज, जैसे आपको बोला था मैंने, कोई रिव्यू करता है, बराबर, कोई रिपोर्टिंग करता है, कोई रिसर्च करता है, कोई लाइब्रेरी में यूज कर रहा है, कोई एजुकेशन पर्पज से यूज कर रहा है, या कोई आपका गवर्नमेंट यूज कर रहा है, या एक्सपायर हो गया था आपका कॉपीराइट तब यूज कर रहा है, या आपने बेच दिया था, फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन किया था तब आपका जो है यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें इन्फ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये मेन याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द लॉ ऑफ पासिंग ऑफ विद केस लॉ। ठीक है, जब पासिंग लॉ का मतलब पासिंग ऑफ, देखो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें आती है। एक आता है आपका क्या इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, और दूसरा आता है पासिंग ऑफ। इन्फ्रिंजमेंट तब होता है जब आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का कोई वायलेशन करता हो। ठीक है, मान के चलो किसी ने रजिस्टर नहीं किया है अपना ट्रेडमार्क, ठीक है, उसका वेल नोन था, ऐसे ही बहुत फेमस है। मैं मान के चलो मैं अमूल कंपनी हूँ, ठीक है, मैंने अपने गुड्स का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, लेकिन मेरा माल इतना बिकता था ना कि मैं फेमस हो गया, मेरा वेल नोन हो गया, लेकिन मैं अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हूं। अगर मेरे इस प्रोडक्ट का कोई मिसयूज कर रहा है तो इसमें इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है क्या? एनीवन? अगर मैंने ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और कोई मेरे प्रोडक्ट का मिसयूज कर रहा है ट्रेडमार्क का, तो ये इन्फ्रिंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा। इन्फ्रिंजमेंट कब होता है? जब आप खुद लीगल नहीं हो। रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तब तो लीगल होंगे ना आप। ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है तो आप किस मुंह से जाओगे कोर्ट में? क्या प्रूफ है कि आप ही का माल है ये? समझ रहे हो? तो जब कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का वायलेशन होता है तो उसमें आप इन्फ्रिंजमेंट क्लेम करते हो, ठीक है, कि उसने मेरे सामान का इन्फ्रिंजमेंट किया है। जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो तब आप जो क्लेम करोगे तो वो पासिंग ऑफ होता है। बस ये थीन लाइन है रजिस्टर्ड में और अनरजिस्टर्ड में। समझ में आया? आपसे 6 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि इन्फ्रिंजमेंट और ट्रेडमार्क का ये पासिंग ऑफ में क्या फर्क है? दोनों में रेमेडी है। इन्फ्रिंजमेंट में भी रेमेडी मिलता है, पासिंग ऑफ में भी रेमेडी मिलता है। फर्क इतना है कि रेमेडी अगर आपको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए लेना है तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा। अगर आपको पासिंग ऑफ लेना है तो आपके अनरजिस्टर्ड गुड्स का जो है वो होना चाहिए वायलेशन। ठीक है, चलो आगे पढ़ दूंगा मैं, आगे सवाल होगा, लॉन्ग आंसर में पूछा भी गया है एक बार। ठीक है, तो ये याद रखना पासिंग ऑफ का। और एक लैंडमार्क केस है वार्निक वर्सेस टाउन। ठीक है, टाउन, इसमें क्या कहा गया था? इसमें देखो क्या क्या था, मिस रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ ट्रेड टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ऑफ हिज और अल्टीमेट कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय हिम which is calculated to injure the business or goodwill of one trader or services which causes actual damage to the business or goodwill of a trader by whom the action is brought। ठीक है, इसमें क्या था, कोई बंदा था जिसका गुड्स जो है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इसका कहानी क्या हो सकता है। ठीक है, कोई बंदा होगा जिसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होगा, उसके गुडविल पे उसका जो है सामान बिक रहा होगा। ठीक है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा, लेकिन पता चलता है कि उसके गुडविल पर जो प्रोडक्ट बिक रहा था उसका भी मिसयूज होने लगा। ठीक है, तो ये तो इन्फ्रिंजमेंट होगा नहीं क्योंकि उसने ट्रेडमार्क लिया नहीं था, बराबर, इन्फ्रिंजमेंट वो रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था उसने। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो पासिंग ऑफ ले। ठीक है, तो पासिंग ऑफ के लिए जो है वो कोर्ट में गया होगा, फिर उसको मिला होगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, कॉपीराइट आर अ बंडल ऑफ राइट, एक्सप्लेन। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कॉपीराइट जो है बंडल ऑफ राइट कैसे है। तो कॉपीराइट के अंदर बहुत सारा राइट है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, आपने ट्रेडमार्क लिया किसी गुड्स का, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, उसका जो है वो प्रोडक्ट बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लाइसेंस पे दे सकते हो, बेच सकते हो।
बराबर, ये 4 चीजें कर सकते हो। कॉपीराइट आपको मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म भी कर सकते हो, किसी को उसको जो है चाहिए तो कॉपी करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है उस पर्टिकुलर कॉपीराइटेड नोवेल पर फिल्म बनाना है, आप फिल्म भी बना सकते हो। फिल्म के साथ आपको जो है उसके ऊपर मोरल राइट भी मिल जाता है कि फिल्म बनेगा तो आपका नाम बड़े बड़े अक्षरों में आएगा, धन्यवाद मिस्टर ये जिन्होंने ये फिल्म का स्क्रिप्ट दिया, बराबर। मोरल राइट भी मिल जाता है आपको। फिर आपको अगर उसको जो है क्या बोलते हैं, किसी को ये करना है, क्या बोलते हैं इसको यार, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब आप चाहो तो वो जो कॉपीराइटेड जो प्रोडक्ट है उसका मतलब बहुत सारा यूज है कंपैरेटिवली ट्रेडमार्क और कॉपी ये पेटेंट में। पेटेंट ट्रेडमार्क का मैंने बताया 3-4 चीज कर सकते हो, लेकिन कॉपीराइट में क्या क्या कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, आपको चाहिए तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हो, आपको चाहिए तो उसके ऊपर फिल्म बना सकते हो, उसके ऊपर आपका मोरल राइट अलग मिलेगा, पैसा अलग मिलेगा, किसी के ऊपर केस करने का अधिकार अलग मिलेगा, किसी और को देके। ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप उसको परफॉर्म भी करवा सकते हो, ये पूरा राइट आपको हो जाता है। अगर उसका परफॉर्मेंस का वीडियो बनाना है, क्योंकि आपको आपका उसके ऊपर कॉपीराइट था, तो आप ऑडियो वीडियो भी बनवा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरा जो कॉपीराइटेड प्रोडक्ट है उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको ट्रांसलेट भी करवा सकते हो। ठीक है, उसको चाहिए तो फिल्म में फिल्म बनाना है तो फिल्म बना लो, गाना बनाना है तो गाना बना लो। ठीक है, उसका नोवेल बनाना है नोवेल बना लो, कॉमिक बनाना है कॉमिक बना लो, मतलब म्यूजिक बनाना है म्यूजिक बना लो। मतलब आप एक कॉपीराइट से अनेक काम कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको कॉपीराइट को जो है बंडल ऑफ राइट कहा जाता है। समझ में आया? ट्रेडमार्क में आपको मोरल राइट नहीं मिलता है, लेकिन कॉपीराइट में मोरल राइट मिलता है कि भाई उसको श्रेय दिया जाना चाहिए। तो आपने मूवी देखा होगा हाफ गर्लफ्रेंड, तो उसमें क्या बोलता है, स्पेशल थैंक्स टू चेतन भगत। हालांकि उसने मूवी ये स्क्रिप्ट जो है उसकी जो नोवेल थी उसने बेच दिया था। ठीक है, फिर भी उसको मोरल राइट मिला ना, स्पेशल थैंक्स टू चेतन भगत, बराबर। तो ये मोरल राइट है। तो आपको जो है कॉपीराइट के अंदर क्रिएटर का जो है ऑथर को बहुत सारा राइट मिलता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आया? अगर सवाल पूछेगा आपसे तो बना सकते हो ना अनीता मैडम? ये तो खाना बना रही है लगता है। ठीक है, अरे तो थम्स अप तो दे दो कि हाँ समझ में आया। एक तो 2 ही आदमी आए, मैं बोला एग्जाम है तो इनका थोड़ा लॉन्ग आंसर करा दूं। मेन लॉन्ग आंसर है, ठीक है, अगर आपको वो समझ में आया ना तो आप उसके आधार पर शॉर्ट भी बना सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बंडल ऑफ राइट हमने समझ लिया। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑन द राइट ऑफ अ पेटेंटी। पेटेंटी के लिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पेटेंटी का राइट क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट। अगर उसको नहीं चाहिए अपना पेटेंट तो वो किसी और को दे दे। ठीक है, एक्सप्लॉइट कर सकता है। राइट टू असाइन एंड लाइसेंस, उसको चाहिए तो असाइन कर सकता है, लाइसेंस पे दे सकता है। अगर उसको चाहिए तो सरेंडर कर सकता है, मुझे पेटेंट नहीं चाहिए वापस ले लो, वो दे सकता है। ठीक है, राइट टू अप्लाई फॉर एडिशन ऑफ पेटेंट। ठीक है, अगर पेटेंट आपको नहीं मिल रहा था तो आप पेटेंट ऑफ एडिशन ले सकते हो, उसी में मॉडिफाई करके कर सकते हो। ठीक है, अगला है राइट टू स्यू, मतलब अगर किसी ने इंफ्रिंजमेंट किया है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है, अब ड्यूटी क्या है, आपसे 2 सवाल जरूरी पूछेगा। ठीक है, कि एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पेटेंटी। ठीक है, तो राइट्स और ड्यूटी ऑफ पेटेंटी क्या है, तो राइट मैंने बता दिया। अब ड्यूटी क्या क्या हो सकता है, तो ड्यूटी हो सकता है कि भाई उसको जो है एप्लीकेशन में सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए, एप्लीकेशन का स्टेट्यूटरी फीस भरना चाहिए, इस पे स्टेट्यूटरी का जो है एप्लीकेशन जो उन्होंने किया है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उसको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन मिलने के बाद जो है पेटेंट मिला तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये सब ड्यूटीज के अंदर फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्कस मार्क विद विच कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। ठीक है,
कौन कौन से ट्रेडमार्क है जिसका आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये शायद नीचे भी सवाल पूछा गया था ना, है ना, ट्रेडमार्क का कब कब नहीं मिल सकता, तो वही है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ क्योंकि ये बार बार पूछा गया है तो बार बार पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अरे यार किधर भाग गया, तुरंत खो जाता है यार, एक सेकंड। हाँ, देखिए, डिस्कस मार्क विच कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, तो कौन कौन से मार्क को जो है आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है मार्क्स दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, तो ट्रेडमार्क एक्ट में जो जो बताया गया है कि भाई ये प्रोहिबिटेड है तो आप उसका नहीं ले सकते। दूसरा, मार्क दैट मिसलीड और टेंड टू कॉज कंफ्यूजन टू द पब्लिक, कोई भी ऐसा मार्क जिससे पब्लिक को मिसलीड किया जा सकता है या पब्लिक जो है कंफ्यूज हो सकती है, ठीक है, कि ये किस कंपनी का है, तो उसका भी आपको ये ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। मार्क कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट हर्ट द रिलीजियस सेंसेस, ठीक है, भारत के जो धार्मिक भावनाएं हैं, अगर आपके मार्क से वो आहत हो सकता है तो आपको उसका ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। मार्क्स दैट कंटेन इम्प्रॉपर और वल्गर सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो इम्प्रॉपर है या वल्गर है तो उसको अभी आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। मार्क दैट आर बैंड अंडर एम्बलम एंड नेम्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ एक्ट, ठीक है, एक एम्बलम एक्ट है और एक है नेम्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिसको बैन किया गया है, तो अगर आप वैसे पर्टिकुलर वर्ड का जो ट्रेडमार्क लेना चाहो तो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क ऑफ द गुड्स हुज शेप्स आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द गुड्स, ठीक है, शेप्स का जैसे मैंने बताया था ना, क्या बताया था मैंने, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ठीक है, ये सब जो भी है तो शेप के आधार पर भी आपको ये जो है रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। मार्क्स दैट आर सिमिलर टू आइडेंटिटी टू अनदर गुड्स और प्रोडक्ट, अगर किसी गुड्स का कोई गुड्स पहले से है जिसका ट्रेडमार्क लिया गया है, ठीक है, अगर आप सेम बनाते हो तो ये भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका भी आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, किधर गया, हाँ, ऑल इन्वेंशन इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, सही बात है, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हैं जो प्रोहिबिटेड है, मैंने आप लोगों को बताया था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा तो आपको नहीं मिलेगा, बराबर, फिर मैंने आपको बोला था सर्जिकल से रिलेटेड होगा तो नहीं मिलेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा नहीं मिलेगा, इसके बाद मैंने बोला था पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करेगा ऐसा कोई इन्वेंशन है तो नहीं मिलेगा, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है नहीं मिलेगा, रीअरेंजमेंट है नहीं मिलेगा, सिर्फ डिस्कवरी है नहीं मिलेगा, बराबर ना, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोहिबिटेड है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कुछ भी ऐसा इन्वेंशन करते हो और इस सब से कनेक्टेड है तो यू कैन नॉट, आपको नहीं मिल सकता पेटेंट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? डिस्टिंग्विश बिटवीन पासिंग ऑफ एंड इंफ्रिंजमेंट अंडर द ट्रेडमार्क लॉ, तो रेमेडी के आधार पर सबसे पहले है एंड एक्शन फॉर इंफ्रिंजमेंट इज अ स्टैट्यूटरी रेमेडी, ठीक है, दूसरा पासिंग ऑफ के लिए एंड एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ इज अ कॉमन लॉ रेमेडी, ठीक है, एप्लीकेशन के आधार पर इंफ्रिंजमेंट के लिए जो है, देखिए, एन एक्शन फॉर इंफ्रिंजमेंट इज एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए ही इंफ्रिंजमेंट एप्लीकेबल है, ठीक है, एन एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ इज एप्लीकेबल टू अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड होगा, उसके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल होता है पासिंग ऑफ, ठीक है। अब नेक्स्ट है गुड्स के आधार पर, द डिफेंडेंट मस्ट यूज द इन्फ्रिंजिंग मार्क ऑन द सेम गुड्स ऑन विच द प्लेंटिफ मार्क इज रजिस्टर्ड, ठीक है, तो जिसका ट्रेडमार्क प्लेंटिफ ने लिया हुआ है, ठीक है, वैसा ही वो जो है सेम गुड्स बनाना चाहिए और तब इन्फ्रिंज होना चाहिए, ठीक है, तो ये इन्फ्रिंजमेंट में आएगा, जबकि पासिंग ऑफ में क्या होगा,
द डिफेंडेंट्स गुड्स नीड नॉट बी द सेम, दे कुड अलाइड और डिफरेंट। ठीक है, अगर अनरजिस्टर्ड है आपका तो जरूरी नहीं है सेम ही हो, अगर अलाइड है, ठीक है, या थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो भी आप जो है पासिंग ऑफ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर मार्क इन इन्फ्रिंजमेंट, द मार्क्स आर आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स इन्फ्रिंजमेंट। जबकि पासिंग ऑफ में क्या होता है, द मार्क यूज्ड में बी आइडेंटिकल और सिमिलर बट स्टिल फर्दर प्रूफ इज रिक्वायर्ड टू शो दैट। ठीक है, अगर किसी ने आपके गुड्स का मिसयूज किया है, ठीक है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जबकि आपके इन्फ्रिंजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्रिंजमेंट में जो है आप सिर्फ ये बता दो कि ये सिमिलर है, ठीक है, या ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है तो भी ये इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा। जबकि पासिंग ऑफ में आपको वो शो करना पड़ेगा प्रूफ कि भाई कैसे ये आपके सामान से मिलता जुलता है, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो खुद ही। ठीक है, तो कोर्ट आपके बात पर भरोसा क्यों करे भाई, ऐसा है लॉजिकली। ठीक है, अब टर्म के आधार पर देखिए, इन्फ्रिंजमेंट एक्शन अप्लाइज ओनली टू गुड्स। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट का जो एक्शन है वो सिर्फ गुड्स के लिए अप्लाई होता है, जबकि पासिंग ऑफ एक्शन अप्लाइज टू एनी बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस। पासिंग ऑफ जो है सर्विस पे भी अप्लाई होता है, प्रोफेशन पे भी अप्लाई होता है, बिजनेस पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन इन्फ्रिंजमेंट एक्शन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, जबकि पासिंग ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, वो गुडविल के आधार पर। अब अनरजिस्टर्ड है तो उसका गुडविल ही होगा ना, अच्छा, तब तो वो फेमस है ना, बराबर, तो वो गुडविल के आधार पर जो है बेस्ड रहता है पासिंग ऑफ। ठीक है, इसके बाद है हाउ इट टेक्स प्लेस, एन इन्फ्रिंजमेंट टेक्स प्लेस बाय यूज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये तो सही बात है ना यार, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का कोई यूज करेगा तभी वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा ना। और पासिंग ऑफ का क्या मतलब है कि भाई आप किसी भी तरीके से उसके जो डिफेंडेंट का जो सामान है उसके सामान से आपका सामान मिल रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, चाहे वो कलर में मैच हो, चाहे वो शेप में मैच हो, तो वो जो है पासिंग ऑफ माना जाएगा। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द रोल ऑफ आईपीआर इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो रोल है ना भाई, अगर मैं कोई ऐसा इन्वेंशन करता हूं, बराबर, और मुझे उसका पेटेंट मिलता है तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा, लोग उसको खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा ना। अगर मैंने कुछ इन्वेंट किया, बराबर, मैंने कोई ड्रोन इन्वेंट किया, ठीक है, जो इतना पावरफुल है कि वो 100 किलोमीटर नीचे तक का आपको बारीकी से दिखा सकता है, बराबर, तो ये हर देश खरीदेगा हमसे, तो ये इनडायरेक्टली हमारे जीडीपी पे असर पड़ेगा, इसका हमारा ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आईपीआर का क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको अपने कॉमन सेंस से लिखना पड़ेगा। जैसे कोई ट्रेडमार्क लिया, बराबर, तो ट्रेडमार्क क्यों लेता है, कोई सामान बनाया होगा बिजनेस के लिए। आईपीआर आईपीआर के अंदर जो है मेन इसका एसेंशियल क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्यों है, जब तक लोग इसका यूज नहीं करेंगे, जब तक वो सामान मार्केट में नहीं आएगा, तब तक उसका कोई रोल ही नहीं है, तब तक उसका कोई वजूद ही नहीं है, बराबर। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है तो इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा ही। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है तो इनडायरेक्टली वो इकोनॉमिक पे असर डालेगा ना। कोई सामान मैंने बनाया, बराबर, मैंने उसको मार्केट में उतारा, लोग खरीदेंगे, पैसा देंगे, सरकार को टैक्स आएगा, इनडायरेक्टली हम इकोनॉमिक डेवलप होंगे, बराबर ना। कोई सामान हमने बनाया, अमेरिका हमसे खरीदेगा, यूरोप खरीदेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। हमने कुछ ऐसा नोबल लिखा जो बिक रहा है मार्केट में, अब ये हमने इंटरनेशनल लेवल पे बेच रहा हूं मैं, बराबर, मेरा बुक जो है यूरोप, रसिया, यहाँ के लोग खरीद रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली कहाँ क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हमारा यह माल यहाँ से वहां जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, तो जैसे ही खरीदेगा टैक्स भरेगा, टैक्स भरेगा, सरकार का जेब भरेगा, सरकार का जेब भरेगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ होगा और लोग खुशहाल होंगे। तो यही रोल है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में।
ठीक है। लास्ट सवाल हमारा लॉन्ग आंसर में, डिफाइन द टर्म ब्रॉडकास्ट एंड परफॉर्मर। ठीक है, तो परफॉर्मर का मैंने बताया था, कोई भी बंदा जो एक्टर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, डांसर हो, ठीक है, या सपेरा हो, जो अपना एक्ट जो है परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन होता है? परफॉर्मर होता है। ठीक है, और उसने जो एक्ट करा उसको परफॉर्मेंस कहा जाता है। 2 मार्क्स के लिए भी आपसे ये पूछा जा सकता है, परफॉर्मर को डिफाइन करें। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है राइट ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मर। तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है? तो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कोई भी कम्युनिकेशन जो पब्लिक, जैसे आपने देखा होगा ना यार, न्यूज मीडिया है, वो क्या है? वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, कोई वीडियो आपको विजुअल दिखा रहा है, न्यूज दिखा रहा है, ये सब ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई उसके राइट्स क्या क्या हैं। तो परफॉर्मर के राइट क्या है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, राइट, परफॉर्मर हैज बीन गिवन टू द सोल राइट टू डिसाइड इफ ही वांट्स टू कम्युनिकेट हिज परफॉर्मेंस टू द जनरल पब्लिक। अगर वो किसी और को, जैसे मैं डांस कर रहा हूँ, तो मैं किसी को बोलूं कि भाई वीडियो बना लेना मेरा, तो बना सकता है। मैं खुद चाहूं तो बना सकता हूँ, मैं उसको चाहूं तो बेच सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं अपने पास रख सकता हूँ, मैं चाहूं तो उसको जो है किसी मूवी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, बराबर। तो आपके पास यही राइट्स वगैरह होते हैं। तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट सवाल थे 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, हालांकि ये 13 मार्क्स का हो गया है जब से आपका 75 मार्क्स का हो गया है एक्सटर्नल। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को